हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोचिंग मार्क। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी है और इंडिया को जब अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहा है तो उसको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ी कि भाई उस समय जो है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट कैसा है, दुनिया की स्थिति कैसी है, भारत की अपनी स्थिति कैसी है। और देखना पड़ा कि जो दुनिया के दूसरे न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस है वो इन स्थितियों में क्या कर रहे हैं। और ये सारी बातें ऑब्जर्व करने के बाद भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाना शुरू किया। जब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहे थे तो हमने किया था कि उसमें जेएल नेहरू का जो रोल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो उस समय के पीएम भी थे, उस समय के फॉरेन मिनिस्टर भी थे। उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे हमारी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, और उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजी यूज़ की जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। आज हम उससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट थी इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इस पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट में हम कुछ कुछ चीज़ें देखेंगे। पहला तो यही कि ये पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट जो थी वो आई कहाँ से, हमने क्यों नॉन अलाइनमेंट को जो है अडॉप्ट किया, क्या क्या उसके पीछे रीजंस रहे। उसके बाद हम नेहरू का रोल थोड़ा सा और देखेंगे आज कि कुछ लोगों ने नेहरू का विरोध भी किया था, कुछ लोगों ने नेहरू के जो है अगेंस्ट भी गए थे। कुछ लोग, कौन कौन सी पार्टीज थी जो नेहरू के अगेंस्ट गई इस चीज़ को लेकर के। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे कोल्ड वॉर के टाइम पे भारत ने नॉन अलाइनमेंट अपना करके जो दो ब्लॉक्स बने थे, सुपर पावर्स के जो दो ब्लॉक्स बने थे, उनसे अपने आप को बचा कर रखा, उनसे अपने आप को दूर रखा। और उसके बाद हम लोग जो है एफ्रो एशियन यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। इन टॉपिक्स से सीधे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में बनते हैं, तो ये टॉपिक्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब देखो, ये जो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट है ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक माइलस्टोन है, ठीक है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर वैसे तो अगर हम बात करें तो दो माइलस्टोन्स हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें बताए गए हैं। पहला तो ये कि हम हमेशा जो है रेजिस्ट करेंगे, किसका विरोध करेंगे हम हमेशा, पहला तो कॉलोनियलिज्म का, उपनिवेशवाद का, और दूसरा इंपेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद का। और दूसरा जो माइलस्टोन हमें बताया गया है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो ये कि हम जो है हमेशा फॉलो करेंगे किसको, नॉन अलाइनमेंट को, गुट निरपेक्षता को। अब जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट आया ये आया कहां से। इस चीज के पीछे बेसिकली दो रीजंस जो है वो एनसीईआरटी हमें बता रही है, ठीक है, इसी हेडिंग के अंदर। पहला रीजन बताती है क्या कि भाई ये जो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट थी, या तो जो हम रेजिस्ट कर रहे थे कॉलोनियलिज्म को, इंपेरियलिज्म को, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल था हमारा फ्रीडम स्ट्रगल। अब आप कहोगे सर फ्रीडम स्ट्रगल तो उस समय जो है वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, है ना, तो उस समय तो वर्ल्ड वाइड फ्रीडम स्ट्रगल्स चल रहे थे, तो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल भी कहां अलग था, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल भी उसी का एक पार्ट था। और न सिर्फ पार्ट था, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल ने, आप देखोगे कि दुनिया के जो दूसरे देश थे उनके फ्रीडम स्ट्रगल्स को भी इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है। ये बात शामिल कर लेते हैं कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसने इन्फ्लुएंस किया, इन्फ्लुएंस किसको किया, इन्फ्लुएंस द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ अदर कंट्रीज, स्ट्रगल ऑफ अदर कंट्रीज। अब देखो, क्योंकि दूसरे जो देश थे दुनिया के जहां पे भी फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था वो लोग हमारे वाले फ्रीडम स्ट्रगल से इन्फ्लुएंस थे, तो ऑब्वियस सी बात है उनके जो नेता थे वो हमारे नेताओं के किस में थे, कांटेक्ट में थे। यानी हमारे लीडर्स दुनिया भर के जो दूसरे नेता थे उनके कांटेक्ट में थे। और जैसे एक एग्जांपल भी एनसीईआरटी हमें बताती है, न सिर्फ दूसरे देशों के नेताओं के कांटेक्ट में थे बल्कि भारत के वो लोग जो भारत के बाहर रहते थे, ओवरसीज इंडियंस थे, उनके कांटेक्ट में भी भारत के जो नेता हैं वो लगातार बने हुए थे। तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी हमें बताती है कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल ने इन्फ्लुएंस किया था फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ अदर कंट्रीज को, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं एक कांटेक्ट बन गया था किसके बीच में, हमारे लीडर्स के बीच में, आवर नेशनलिस्ट लीडर्स और बाकी दुनिया के जो लीडर्स थे,
ठीक है, लीडर्स ऑफ अदर कंट्रीज या नेशंस, ठीक है। और एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल भी जो है इस चीज को दिखाने के लिए कि भाई हमारा वाला फ्रीडम स्ट्रगल दूसरे देशों के फ्रीडम स्ट्रगल को इन्फ्लुएंस कर रहा था, और साथ ही साथ हमारे लीडर्स दूसरे देशों के लीडर्स या जो इंडियंस बाहर रह रहे थे उनके कांटेक्ट में थे। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता है, क्या कहता है एनसीईआरटी कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय आईएनए का क्रिएशन किया। आईएनए का मतलब हो गया इंडियन नेशनल आर्मी। I stands for Indian, N stands for National, A stands for Army। और इसका क्रिएशन किया किसने था? तो आप सबको पता होगा कि इसका क्रिएशन जो है वो किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, तो आईएनए के अंदर आप देखोगे कि इंडियंस तो शामिल थे ही, ओवरसीज इंडियंस जो हैं वो भी शामिल थे। तो इस तरीके से एनसीईआरटी हमें बताती है कि भाई जो ये नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी थी, या तो जो हम रेजिस्ट कर रहे थे कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म को, तो इस पर कहीं ना कहीं प्रभाव था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का, इस पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट था फ्रीडम स्ट्रगल का। फ्रीडम स्ट्रगल की वजह से क्या हुआ कि जो दुनिया के दूसरे देश थे उनको भी मोटिवेशन मिला, उन्होंने भी अपने यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल्स चलाए, हमारे लीडर्स उनके लीडर्स के कांटेक्ट में आए, और इस तरीके से आप लोग देखोगे कि एक जुड़ाव बना लीडर्स के बीच में, और यही जुड़ाव आगे चलकर फिर क्या करता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो बेस है उसको तैयार करता है। दूसरी चीज जो एनसीईआरटी हमें बताती है, एनसीईआरटी कहती है कि उस समय जो ग्लोबल सर्कमस्टांसेस थे, जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट था, मतलब उस समय अगर आप देखें कि जो वैश्विक स्थितियां थी वही स्थिति ऐसी थी, चारों तरफ टेंशन थी, है ना, तो वो स्थितियां ऐसी थी कि भारत को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का रास्ता चूज करना पड़ा, कुछ दूसरे देशों को भी करना पड़ा। तो उस समय स्थिति कैसी कैसी थी, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। आप सबको पता है कि उस समय डिवास्टेशन था वर्ल्ड वॉर की वजह से। उस समय दुनिया में क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था। उस समय दुनिया के अंदर क्या चल रहा था कि जो उपनिवेशवाद है, कॉलोनियलिज्म है, वो खत्म हो रहा था, डीकोलोनाइजेशन चल रहा था उस समय। उस समय आप देखोगे तो कम्युनिस्ट चाइना जो है वो इमर्ज कर रहा था, कम्युनिस्ट चाइना। आप सबको पता है माओइस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था, माओ की क्रांति हुई थी, है ना, माओइस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था चाइना में 1949 में। तो कम्युनिस्ट चाइना जो है वो इमर्ज कर रहा था। आप सबको पता है उस समय पे दुनिया के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो बनाए जा रहे थे, उनकी संख्या जो है वो लगातार क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। और ओवरऑल हम कहें तो दुनिया के अंदर जो माहौल था वो काफी टेंशन वाला था। ठीक है, तो ये नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट है, या इसके साथ साथ हम कहें कि कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म के विरोध के जो कॉन्सेप्ट है, ये जो दोनों माइलस्टोन है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में शामिल है, इनकी तरफ कहीं ना कहीं एक तो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल ने हमें पुश किया, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का एक इम्पैक्ट रहा इसके ऊपर, और दूसरा उस समय की जो ग्लोबल स्थितियां थी, जो वैश्विक परिस्थितियां थी, जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट था, इन दोनों ही चीजों ने कहीं ना कहीं हमें पुश किया किसकी साइड, नॉन अलाइनमेंट की साइड। और ऑब्वियस सी बात है, थर्ड नेहरू के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो तो थे ही, है ना। नेहरू के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे कि हमें प्रिजर्व करना है किस चीज को, हार्ड अर्न्ड सोवरेनिटी को, हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, और हमें रैपिड डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो आप तीन बातें शामिल कर सकते हो कि हम नॉन अलाइनमेंट की साइड क्यों गए। पहला तो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, जिसने हमें सिखाया कि आप लोगों को जो है कॉलोनियलिज्म और दूसरा इंपेरियलिज्म का विरोध करना है। दूसरा उस समय की जो ग्लोबल स्थितियां थी, जो वैश्विक परिस्थितियां थी उन्होंने, और तीसरा नेहरू के जो ऑब्जेक्टिव्स थे फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, उन सारी चीजों ने हमें पुश किया किसकी साइड, नॉन अलाइनमेंट की साइड। तो ये तीन रीजंस आप लोग याद रख सकते हो कि हम लोग जो है नॉन अलाइनमेंट की तरफ क्यों गए। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन अलाइनमेंट का रास्ता चुनने के पीछे कौन कौन से रीजंस थे। पहला फ्रीडम स्ट्रगल,
दूसरा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट और तीसरा नेहरू के ऑब्जेक्टिव्स जो अभी मैंने आपको बताए। अब इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज करने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि नेहरू का रोल क्या था। हालांकि नेहरू का जो रोल है वो एक बार हम लोग देख चुके हैं, लास्ट हमने कुछ बातें उसकी देख ली थी। आज हम थोड़ा सा उसको और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है नेहरूज रोल। अब देखो नेहरू का रोल इतना था कि वो उस समय के पीएम थे। दूसरा, पीएम के साथ साथ वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी थे। और आप लोगों को जान करके खुशी होगी कि 1947 से लेकर 1964 जब नेहरू की डेथ हुई तब तक के लिए वो हमारे पीएम एज वेल एज हमारे फॉरेन मिनिस्टर रहे। तो एक लंबा समय जो है उन्होंने यहाँ पे निकाला है, एक लंबे समय तक वो हमारे पीएम और फॉरेन मिनिस्टर रहे। तो ऑब्वियस सी बात है कि शुरुआती सालों में जब हम आज़ाद हुए उसके बाद जो अर्लियर ईयर्स थे उनमें फॉरेन पॉलिसी पे उनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा रहा होगा। लास्ट लेक्चर में और आज भी हमने बात की थी कि उन्होंने 3 ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे कि हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी की हेल्प से इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है। एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूं। पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि हमें प्रिजर्व करना है, प्रिजर्व हार्ड अर्न्ड सॉवरेनिटी। दूसरा उन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था कि हमें प्रोटेक्ट करना है अपने बॉर्डर्स को, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है। थर्ड उन्होंने डिसाइड किया था कि हमें डेवलपमेंट करना है, कैसा, रैपिडली, रैपिड डेवलपमेंट। ये 3 जो हैं ऑब्जेक्टिव्स थे किसके, नेहरू के, फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। अब इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को या हमारी फॉरेन पॉलिसी जिसमें हम जो नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करने वाले थे, इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए नेहरू ने जो नॉन अलाइनमेंट की स्ट्रेटेजी डिसाइड की थी, कुछ लोग उसके फेवर में थे, ठीक है, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में भी थे। जब हम बात करते हैं कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने उसका थोड़ा सा विरोध किया या कौन कौन से ऐसे लोग थे जो कुछ दूसरा चाहते थे, तो वो हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो कुछ लोग, जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका हम ले लेते हैं एग्जांपल, भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ भारतीय जनसंघ के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फाउंड किया था इसको 1951 में। और भारतीय जनसंघ के अलावा हम एक पार्टी का और एग्जांपल ले लेते हैं, स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी, ये जो स्वतंत्र पार्टी है ये 1959 में बनी थी और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे सी राजगोपालाचारी। और इसके अलावा अगर हम नाम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं BR अम्बेडकर का, BR अम्बेडकर। ठीक है, तो इन लोगों का और इन पार्टीज का मानना था कि इंडिया को नॉन अलाइनमेंट की जगह क्या करना चाहिए, प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए। क्या करना चाहिए, इंडिया को प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए। ठीक है, मतलब इंडिया को जो है नॉन अलाइनमेंट की जगह एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि यूएस के से इंपैक्टेड हो, मतलब यूएस के फेवर में हो। अब क्यों हो, ऐसा क्यों चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि यूएस जो है वो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और भारत भी कैसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हमारे बीच में ये भी बात जो है वो कॉमन आ गई कि वो भी डेमोक्रेटिक है, हम भी डेमोक्रेटिक है, तो हमें प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए। दूसरी बात कहीं ना कहीं ये थी कि ये जो पार्टियां थी,
ये जो पार्टियां थी वो कम्युनिज्म, साम्यवाद के खिलाफ थी, यूएसएसआर की जो विचारधारा थी उसके खिलाफ थी। तो आप बोल सकते हो एंटी कम्युनिज्म थी। तो इस वजह से भी इन्होंने यूएस का फेवर लिया कि हमारी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी हो और इसके जो कम्युनिज्म है उसकी साइड ना हो। तो ये नॉन अलाइनमेंट नहीं चाहती थी। इनका मानना था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो जो कि यूएस की तरफ थोड़ा सा उसका झुकाव हो। तो इन्होंने नेहरू को जो है थोड़ा सा प्रेशराइज भी किया, लेकिन नेहरू तो नेहरू थे, नेहरू कहाँ मानने वाले थे। नेहरू का एक क्लियर विजन था इंडिया को लेकर के, और उसी विजन को फुलफिल करने के लिए उन्होंने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है उसको अप्लाई किया। क्या बात समझ में आ गई? अब हम दो बातें बड़े अच्छे से समझ चुके होंगे। पहला क्या कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के दो माइलस्टोन हैं, पहला तो नॉन अलाइनमेंट और दूसरा कि हम रेजिस्ट करेंगे ऑलवेज कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म को। इन दोनों ही माइलस्टोन के पीछे दो कारण उस समय रिस्पॉन्सिबल रहे। एक तो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, जिसने हमें सिखाया कि भाई अब दोबारा तुम्हें कभी गुलाम नहीं बनना है, और दूसरा क्या कि जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट था उस समय की, जो वैश्विक परिस्थितियां थी वो, और तीसरा जो मैंने बताया कि नेहरू के ऑब्जेक्टिव्स तो थे ही। ठीक है, उसके बाद हमने एक बार फिर से नेहरू का रोल जो है समराइज कर लिया कि नेहरू हमारे पीएम भी थे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे, उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स थे। कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया कि हमें नॉन अलाइनमेंट की जगह प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए, लेकिन नेहरू ने उन चीज़ों को नहीं माना। नेहरू ने जो है नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। अब उसके बाद आते हैं, इसमें से अगर कोई भी आपको डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, नेहरू के ऑब्जेक्टिव क्या थे फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम, इसी में ऐड कर देते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स। ठीक है, अब इस चीज को बड़ा जो है आराम से समझना कि डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स का मतलब क्या है। यहीं पे मैं आपको नॉन अलाइनमेंट का जो मतलब है वो भी बताऊंगा। अब देखो, जब हम बात करते हैं नॉन अलाइनमेंट की, तो एक चीज जो आप याद रखेंगे, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी बन जाता है कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब न्यूट्रलिटी नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट न्यूट्रलिटी। ठीक है, मतलब नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप दुनिया के मामलों में दखल देना बंद ही कर दो। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट का मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो लोग कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व है आप उनकी हेल्प ही ना करो। ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब न्यूट्रलिटी, तटस्थता नहीं है। नॉन अलाइनमेंट का जो एक्चुअल मीनिंग है वो सिर्फ इतना है, क्या, जो कि हमारी हेडिंग है, क्या है? टू स्टे अवे फ्रॉम टू कैंप्स या ब्लॉक्स, ठीक है, लेड बाय सुपर पावर्स, कि दोनों महाशक्तियों ने जो अपने अपने ब्लॉक्स बनाए हैं, जो मिलिट्री अलायंसेस बनाए हैं, उनसे आप लोग अपने आप को दूर रखो। नॉन अलाइनमेंट का मतलब केवल इतना है। बाकी जो दुनिया के अफेयर्स है, दुनिया के जो मामले हैं, जो इश्यूज है, उनमें आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये एक्चुअल में नॉन अलाइनमेंट का मीनिंग है कि नॉन अलाइनमेंट क्या नहीं है, न्यूट्रलिटी नहीं है। नॉन अलाइनमेंट का मीनिंग सिर्फ इतना है कि आप दूर रहो दो ब्लॉक से, बाकी दुनिया के जो मैटर्स है उनमें आप लोग जो है एक्टिवली क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसकी कोई भी मनाही नहीं है। अब उस समय जो दुनिया थी वो नॉन अलाइनमेंट को एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे देखती थी कि भाई जो नॉन अलाइनमेंट है वो संतुलन साधने का एक तरीका है, क्योंकि दुनिया तो दो ब्लॉक्स में बटी चुकी है। अब नॉन अलाइनमेंट जो है वो एक बैलेंसिंग एक्ट है कि हम लोग क्या करें, संतुलन साधे। अच्छा, संतुलन साधे किसमें? क्योंकि आप सबको पता है कि उस समय दुनिया के अंदर दो ब्लॉक्स बन गए थे। दो ब्लॉक्स कौन कौन से थे? दो मिलिट्री अलायंस आप कह सकते हो बन चुके थे। एक तो था नाटो और दूसरा था, पहला था नाटो और दूसरा था वॉर्सा पैक्ट।
जो पहले वाला मिलिट्री अलायंस था, इसको आप ब्लॉक बोल सकते हो, मिलिट्री अलायंस बोल सकते हो, ठीक है। तो मिलिट्री अलायंस का मतलब है सैन्य गठबंधन। तो नाटो और वार्सा पैक्ट क्या है? मिलिट्री अलायंस है, सैन्य गठबंधन है। नाटो जो है उसकी स्थापना हुई थी कब? 4 अप्रैल 1949 को। और इसका जो लीडर था वो कौन था? यूएसए था, ठीक है। तो दुनिया के अंदर एक मिलिट्री अलायंस बन गया नाटो। कि नाटो का मतलब क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने मिलकर के एक सैन्य गठबंधन बनाया जिसका नाम था नाटो। कब बनाया? लीडरशिप किसके पास थी? फुल फॉर्म क्या थी? ये आप लोग अभी के लिए याद रखना। वार्सा पैक्ट जो था, तो हुआ क्या कि जब नाटो बना तो इसका जवाब यूएसएसआर को भी देना था, तो उन्होंने इसके जवाब में क्या बना लिया? वार्सा पैक्ट। कब बनाया? 14 मई 1955 को। इसको लीड कौन कर रहा था? यूएसएसआर कर रहा था, ठीक है। तो सोवियत संघ जो था वो वार्सा पैक्ट को लीड कर रहा था और यूएसए जो था वो नाटो को लीड कर रहा था। अब ये जो नॉन अलाइनमेंट वाला काम था, इसको एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर देखा गया कि आप ना तो नाटो में शामिल है, ना आप वार्सा पैक्ट में शामिल है। तो इट मींस आप कर क्या रहे हो? आप दुनिया के अंदर एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, बैलेंस आप किस वे में बना रहे हो और क्यों बना रहे हो? ऑब्वियस सी बात है, उसके कुछ रीजंस थे। पहला जो रीजन था बैलेंस बनाने का, वो ये था ताकि कोल्ड वॉर की जो टेंशन है, कोल्ड वॉर टेंशन, उसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। कोल्ड वॉर की जो टेंशन है उसको क्या किया जा सके? रिड्यूस किया जा सके। पहले ही दुनिया में 2 ब्लॉक्स बन चुके हैं, उनकी वजह से पूरी दुनिया में गर्मा गर्मी का माहौल है। तो ये जो नॉन अलाइनमेंट है ये इस चीज को बैलेंस करता था कि भाई ये जो टेंशन है थोड़ी सी कम हो। दूसरा क्या? भारत और दुनिया के कुछ और देश ये चाहते थे कि भाई ये कोल्ड वॉर की वजह से जो तनाव का माहौल है ये नहीं चाहिए, शांतिपूर्ण दुनिया हमें चाहिए। तो दूसरा रीजन था ये बैलेंसिंग एक्ट बनाने का या नॉन अलाइनमेंट का, क्या कि हमें एक पीसफुल वर्ल्ड चाहिए, पीसफुल दुनिया जो है वो हमें चाहिए, ठीक है। तो एक तो कोल्ड वॉर की जो टेंशन थी वो हमें क्या करनी थी? कम करनी थी, दुनिया में शांति बनानी थी, इसलिए हमने ये बैलेंस बनाने वाला रास्ता चुना। और एक तीसरा रीजन ये कि हम लोग पार्टिसिपेट कर सके या कंट्रीब्यूट कर सके यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में, ठीक है। अगर हम लोग इन ब्लॉक्स में शामिल हो जाते, इन मिलिट्री अलायंसेस में शामिल हो जाते, तो फिर हम यूएन के जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस थे, यूनाइटेड नेशंस जो है शांतिपूर्ण शांति स्थापना करने के लिए जो अभियान चलाए हुए था, उसमें हम लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। तो इसलिए हमने क्या किया? ये बैलेंस वाला रास्ता अपनाया जिसको क्या कहा गया? नॉन अलाइनमेंट कहा गया। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि उस समय दुनिया में 2 मिलिट्री अलायंस बने हुए थे। कब बने, किसने बनाए, वो मैंने आपको बताया। इंडिया ने डिसाइड किया कि हम नॉन अलाइनमेंट मतलब इन दोनों ही मिलिट्री अलायंसेस थे, इन दोनों ही ब्लॉक से क्या करेंगे? दूरी बना के रखेंगे, ठीक है। और इंडिया के इस काम को एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर देखा गया। किस किस रीजन की वजह से? इन सारे रीजंस की वजह से, ताकि कोल्ड वॉर टेंशन कम हो, दुनिया में शांति आए और जो यूएन के पीस कीपिंग ऑपरेशन है उनमें हम लोग पार्टिसिपेट कर पाए। लेकिन ये जो बैलेंसिंग वाला काम था ये हमेशा जो है बनाए रख पाना मुश्किल था। कोई भी इंसान हर समय बैलेंस नहीं बना सकता, तो भारत भी नहीं बना पाया। हुआ क्या? 2 इवेंट्स के एग्जाम्पल एनसीईआरटी हमें देता है और आप लोग ये चेक करना कि भारत ने उस समय जो किया वो सही किया या गलत किया। इसको हम लोग जो है एक बार इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई बैलेंस बनाना कितना मुश्किल था और हम हर समय बैलेंस बनाकर भी नहीं रख पाए। अब 2 इवेंट्स की बात जो है वो एनसीईआरटी करता है। एनसीईआरटी कहता है कि भाई देखो 1956 में 2 इवेंट्स हुए। पहला इवेंट क्या हुआ कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन उसने अटैक कर दिया, ठीक है। किस पे अटैक कर दिया? इजिप्ट पर, ठीक है। किस इशू को लेकर के? तो इशू था सुएज कैनल का।
जिसे आप स्वेज क्राइसिस भी कह सकते हो। तो आप सबको पता है एक नहर है जिसका नाम है स्वेज कैनाल या स्वेज नहर उसका नाम है। अब हुआ क्या, उस कैनाल पर ब्रिटेन, फ्रांस, इन लोगों का कब्जा था, ठीक है। इजिप्ट ने क्या किया, उस कैनाल का नेशनलाइजेशन कर दिया, मतलब उस कैनाल को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब ये जो स्वेज कैनाल है ये तो एक तरह से कमाई का साधन है, यहां से तो पैसा आता है क्योंकि व्यापारिक मार्ग है। तो इजिप्ट ने इस स्वेज कैनाल पर अपना कंट्रोल कर लिया, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया। ब्रिटेन ने जब ये देखा कि भाई ये इजिप्ट वाला तो कैनाल को अपने कंट्रोल में लेके बैठा है और अब पैसा इसके पास जाएगा, तो ब्रिटेन ने उस पर अटैक कर दिया। अब जब ब्रिटेन ने इजिप्ट पे अटैक किया तो भारत ने क्या कहा पता है, भारत ने कहा कि ये जो ब्रिटेन ने किया है ये सरासर गलत है और एक तरह से ब्रिटेन जो है दोबारा से नियो कॉलोनियलिज्म स्थापित करना चाहता है, दोबारा से जो उपनिवेशवाद है उसकी स्थापना करना चाहता है। तो भारत ने यहां पे ब्रिटेन के अगेंस्ट में स्टैंड लिया, ब्रिटेन को क्रिटिसाइज किया इस काम के लिए। लेकिन सेम ईयर में जब यूएसएसआर ने अटैक किया किस पर, हंगरी पर, ठीक है। अब हंगरी के अंदर क्या चल रहा था कि जो लोग थे, जो छात्र थे, वो सोवियत सरकार का विरोध कर रहे थे। उनके अनुसार जो ये सोवियत सरकार है ये थोड़ी सी दमनकारी है, एक्सप्लोटेशन कर रही है, तो लोग सड़कों पे आकर उसका विरोध कर रहे थे। तो उस विरोध को खत्म करने के लिए यूएसएसआर ने हंगरी पे कर दिया अटैक। लेकिन जब यूएसएसआर ने हंगरी पे अटैक किया तो भारत ने इसको क्रिटिसाइज नहीं किया, भारत ने इसको क्रिटिसाइज नहीं किया। तो यहां पे जो है कुछ मामलों में देखा गया कि कभी बैलेंस बन रहा है, कभी डिसबैलेंस हो रहा है, कभी भारत बैलेंस बना रहा है, कभी भारत का बैलेंस जो है वो बिगड़ रहा है, कभी भारत कोई स्टैंड ले रहा है, कभी दूसरी बार भारत अलग स्टैंड ले रहा है ना। तो इस तरीके से कई बार ये बैलेंसिंग एक्ट जो था वो काम नहीं भी कर पा रहा था। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जो दुनिया भर के इश्यूज थे उनमें भारत ने अपना, इन एक दो एग्जाम्पल्स को छोड़ दिया जाए तो क्लियर कट जो है स्टैंड रखा। भारत ने हमेशा कॉलोनियलिज्म था, इंपेरियलिज्म था, इन चीज़ों का विरोध हमेशा किया, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि भारत ने कैसे जो है दोनों कैंप से, दोनों पावर ब्लॉक से दूरी बना करके रखी। जो मिलिट्री अलायंस उस समय नाटो और वॉर्सा पैक्ट बने थे उनसे दूरी बना करके रखी अपनी इस स्ट्रेटेजी के द्वारा, जिसको कहा गया नॉन अलाइनमेंट या तो बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर जिसको देखा गया। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है, अगेन मैं कहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जो है डाल सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हो। उसके बाद बात करते हैं, अब तक हमने जो किया उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। अब तक हमने ये बातें देखी कि भाई भारत की फॉरेन पॉलिसी के दो माइलस्टोन, पहला क्या कि हम रेजिस्ट करेंगे हमेशा कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म को, दूसरा हम नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करेंगे। फिर ये जो माइलस्टोन थे इनके पीछे रीजन क्या थे, हमने इनको क्यों अडॉप्ट किया, तो पहला तो यही कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल ने हमें प्रभावित किया, फ्रीडम स्ट्रगल की वजह से हमने इनको अडॉप्ट किया। दूसरा, उस समय दुनिया की स्थिति ऐसी थी कि और कोई रास्ता ही नहीं था इनको अडॉप्ट करने के अलावा। और तीसरा, नेहरू के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो सारे। फिर हमने देखा नेहरू का क्या रोल था, तो हमने देखा नेहरू के ऑब्जेक्टिव क्या थे और उसके बाद किन लोगों ने उनका विरोध किया, किन लोगों ने कहा कि आपको यूएस की साइड जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें। फिर हमने देखा कि हमने दोनों के दोनों जो पावर ब्लॉक्स थे उस समय जो दुनिया के अंदर कोल्ड वॉर की वजह से बने थे उनसे कैसे अपने आप को दूर रखा, नॉन अलाइनमेंट को अपनाया, एक बैलेंस बनाने की कोशिश की, क्या क्या रीजंस रहे और कैसे कई बार हम वो बैलेंस ना भी बना पाए, असफल भी रहे बैलेंस बनाने में, वो सारा हमने देखा। अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक इस हेडिंग के अंदर, और आज के लेक्चर का भी लास्ट ही टॉपिक है ये, एफ्रो एशियन यूनिटी। चलिए देखते हैं एफ्रो एशियन यूनिटी। अब देखो, भारत जो है उसने नॉन अलाइनमेंट को अपना लिया, लेकिन भारत चाहता था कि भाई दुनिया के दूसरे देश भी इस नॉन अलाइनमेंट को अपनाएं। स्पेशली जो एशिया और अफ्रीका के नेशंस है, जो एशिया और अफ्रीका के देश है, वो तो इसको तुरंत अपना ले। उसके पीछे रीजन था, रीजन क्या था कि भाई एक तो एशिया और अफ्रीका के जो देश है उनका जो पास्ट है
वो सेम है, शेयर्ड पास्ट है। ठीक है, नेहरू क्यों चाहते थे कि भी बाकी देश भी नॉन अलाइनमेंट अपनाए या बाकी देशों के बीच में भी एकता स्थापित हो, स्पेशली एशियन और अफ्रीकन नेशंस के बीच में? तो पहला रीजन था उसका कि हमारा जो पास्ट है वो सेम है। भाई हम भी गुलाम रहे, तुम भी गुलाम रहे, तो हम तो आपस में भाई भाई हो गए। अब हमें आपस में क्या रखनी चाहिए? एकता रखनी चाहिए। दूसरा, नेहरू जानते थे कि अगर एशिया और अफ्रीका के देश साथ आ गए तो हमारी जो ग्लोबल वॉइस है, एक आवाज जो है, वो और ज्यादा क्या हो जाएगी? स्ट्रोंग हो जाएगी पहले के कंपैरिजन से, और हम लोग मिल करके जो कॉलोनियलिज्म है, इंपेरियलिज्म है, उनका विरोध कर पाएंगे, साथ ही साथ अपना डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। तो इन सारी बातों की वजह से नेहरू को लगता था कि एफ्रो एशियन यूनिटी जरूरी है, और इसको जरूरी मानते हुए नेहरू ने अपने प्रयास जो है वो शुरू किए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल एनसीईआरटी हमें देती है कि नेहरू ने पहला प्रयास का कब किया? एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित करके। एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस कब आयोजित की? मार्च 1947 में। ठीक है, ताकि एशिया के जो देश हैं उनके बीच में यूनिटी बढ़े। हालांकि हमारे लीडर्स उन लीडर्स के कांटेक्ट में पहले से थे, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, फिर भी उन्होंने एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस एक आयोजित की मार्च 1947 में, ताकि एशिया के देशों में यूनिटी बढ़े। दूसरी चीज, दूसरा एग्जाम्पल, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर क्या था? वहां पे फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था अगेंस्ट डच रेजाइम। ठीक है, तो वहां पे स्ट्रगल चल रहा था अगेंस्ट डच रेजाइम। तो डच लोगों की कॉलोनी रहा था इंडोनेशिया, डच लोगों ने यहां का शोषण किया था। तो भारत ने इनके जो स्ट्रगल था, ठीक है, अगेंस्ट डच रेजाइम, इनका जो ये स्ट्रगल था, इसको सपोर्ट किया, और इसको सपोर्ट करने के लिए भारत ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कब आयोजित की? 1949 में। ठीक है, तो भारत ने एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की ताकि एशिया के देशों में जो है सहयोग बढ़े। इंडोनेशिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसको सपोर्ट किया, डच लोगों को कहा कि तुम्हें इसको आजाद करना चाहिए। इसके सपोर्ट में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की 1949 में। उसके बाद क्या हुआ? इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद एक और कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई जिसको बोला गया एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस। कब हुई? 1955 में। कहां हुई? इंडोनेशिया की एक सिटी है जिसका नाम है बांडुंग, यहां पर। और ये वाली जो कॉन्फ्रेंस थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसी कॉन्फ्रेंस को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, बांडुंग कॉन्फ्रेंस। और इसी कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? जो स्टेपिंग स्टोन था, फाउंडिंग स्टोन था कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इस वाली कॉन्फ्रेंस में ही जो स्टेपिंग स्टोन है वो रखा गया नेम का, स्टेपिंग स्टोन ऑफ नेम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं। ये सारी बातें आप लोग याद रखना, ठीक है। ये जो ईयर्स वगैरह है, कॉन्फ्रेंस वगैरह, ये बड़ी काम की है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एफ्रो एशियन यूनिटी का, सीधा क्वेश्चन आता है और सीधा यहां से भी पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स वाले में, ठीक है। तो स्टेपिंग स्टोन रखा गया नेम का। अब बात आती है इससे आगे कि जब यहाँ पे नेम की जो है स्थापना की बात की गई, तो उसके बाद सितंबर 1961 में, ठीक है, सितंबर 1961 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, समिट हुई बेलग्रेड में, बेलग्रेड समिट। अब ये वाली जो समिट है, ठीक है, इस वाली समिट में आप कह सकते हो कि जो नेम है उसकी स्थापना कर दी गई, ठीक है। तो आप इसको फर्स्ट समिट ऑफ नेम भी बोल सकते हो, फर्स्ट समिट ऑफ नेम, याद रखेंगे, ठीक है। सितंबर 1961 बेलग्रेड समिट, इसी को फर्स्ट समिट ऑफ नेम बोला जाता है।
एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अब तक कितनी समिट्स हो चुकी है, तो आप लिख सकते हो कि 19 समिट्स जो है वो हो चुकी है नेम की, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। ये जो 19 समिट हुई थी ये कहां हुई थी ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये हुई थी कंपाला। कंपाला कहां है? युगांडा में। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। कई बार एक क्वेश्चन और आ जाता है इसी से रिलेटेड कि भाई नेम के जो फाउंडर्स थे वो कौन थे, ठीक है। तो नेम के फाउंडर्स को करने से पहले हम एक बार इस वाले टॉपिक को समराइज कर देते हैं। एफ्रो एशियन यूनिटी की हम बात कर रहे हैं। इस वाले टॉपिक में हमें ये सारी बातें याद रखनी है कि नेहरू जो है वो एफ्रो एशियन यूनिटी को एडवोकेट क्यों करते थे, क्योंकि हमारा शेयर्ड पास्ट था। नेहरू चाहते थे ग्लोबल वॉइस हम लोग बन जाएं, हमारी वॉइस स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर हमने किया कि इसके लिए क्या क्या एफर्ट्स किए गए, क्या क्या प्रयास किए गए। तो आपने एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस 1947 की वो लिखना है। उसके बाद आपने इंडोनेशिया के फ्रीडम स्ट्रगल को कैसे हमने सपोर्ट किया वो लिखना है। उसके बाद हमें बांडुंग कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखना है। फिर हमें नेम की फर्स्ट समिट के बारे में लिखना है। ये सारी चीजें हमें इस टॉपिक के अंदर कवर करनी है, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट पार्ट जो मैं आपको आज बता रहा हूं कि भाई जो फाउंडर्स थे नेम के, ठीक, पहले क्वेश्चन नहीं आता था फाउंडर्स के बारे में, आजकल आ जाता है। तो आपको फाउंडर्स के नाम याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इंडिया से याद रख लो कि नेम के जो फाउंडर्स थे उनमें इंडिया से कौन था। तो इंडिया से ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता है JL नेहरू। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया से को फाउंडर कौन था, तो JL नेहरू को फाउंडर थे नेम के, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। इंडिया से बात हो गई। उसके बाद आ जाओ इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया से इसके अंदर शामिल थे सुकर्णो, ठीक है। अलग अलग देश जो भी मैं बताऊंगा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे वो इसमें शामिल थे। तो इंडोनेशिया से कौन था? सुकर्णो। उसके बाद बात आती है इजिप्ट। अब इजिप्ट से आप लोग जो है नाम याद रखेंगे, गमाल अब्देल नासेर, ठीक है। गमाल अब्देल और लास्ट में क्या आ जाएगा? नासेर। ये वाला नाम जो है वो आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आता है घाना। अब घाना से कौन शामिल थे? क्वामे एनक्रूमा, ठीक है, एनक्रूमा। तो क्वामे एनक्रूमा घाना से शामिल थे। और लास्ट आ जाएगा युगोस्लाविया। यहां से कौन शामिल थे? तो यहां से शामिल थे जोसेफ ब्रोज टीटो, ठीक है। तो ये 5 नाम जो है वो आपने याद रखने हैं, जिनका नाम आता है फाउंडर्स ऑफ नेम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो यहां से कर लीजिएगा। तो आज हमने कुछ अच्छी बातें देखी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें देखी कि नेम जो है वो कैसे आया, फ्रीडम स्ट्रगल का क्या इम्पैक्ट था, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट का क्या इम्पैक्ट था, नेहरू का रोल क्या था, कैसे हमने जो है दोनों पावर ब्लॉक से अपने आप को दूर रखा, और उसके बाद हमने लास्ट किया एफ्रो एशियन यूनिटी के बारे में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इन टॉपिक से बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। नेहरू के ऑब्जेक्टिव्स वाला क्वेश्चन बनता है, एफ्रो एशियन यूनिटी को लेकर क्वेश्चन बनता है, कुछ छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे ये नाम हो गए, इनसे बन गया, या तो कोई डेट की भाई ये वाली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, बांडुंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, या 55 में कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट समिट नेम की कब हुई, सितंबर 1961 बेलग्रेड में, और लास्ट समिट जो है वो कब हुई, 19th समिट जो है वो कब हुई। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो होप सो कि ये लेक्चर्स जो है वो आपको किसी ना किसी वे में बेनिफिट कर रहे होंगे, आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर रहे होंगे। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो इन लेक्चर्स को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।